डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 13। चलिए स्टोरी शुरू करने से पहले आपके कुछ सवालों के जवाब दे देते हैं। मैरी, आपने पूछा था कि हमारी स्टोरी का हीरो अंश खुराना प्लेबॉय है क्या? तो मैं आपको बता दूं, अंश प्लेबॉय नहीं है। हाँ, वह थोड़ा सा फ्लिटी है। ओएनरीला भंडारी, आपने कहा है कि इनका सच्चा वाला प्यार दिखाऊं, ना कि अट्रैक्शन। तो देखिए, अभी यह स्टोरी की शुरुआत है। अभी अंश का एक दीवानगी वाला साइड ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी तो हो सकता है उसकी वह दीवानगी हीर के लिए सच्चे प्यार में कन्वर्ट हो जाए। जैसा कि आपने मेरी पिछली स्टोरी टॉक्सिक लव को भी पढ़ा होगा, जिसमें रणवीर के लिए माही सिर्फ उसका जुनून और जिद थी, लेकिन बाद में उसे माही से सच्चा वाला प्यार हो गया। बाकी शिवली, देवेंद्र, प्रिया, शिखा, अनुराग, आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए ढेर सारा प्यार। दिल 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 दिल। मुझे अच्छा लगा कि आपने कमेंट के जरिए मुझसे सवाल पूछे। आगे भी इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए। तो चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ाते हैं। कहानी अब तक। अंश ने झुककर हीर के ये लॉब को किस करते हुए कहा, और बेबी डॉल, मुझे तुम पसंद आ गई हो, इसीलिए फायदे में रहोगी अगर मेरी बन जाओगी, वरना तुम्हें बर्बाद करने से पहले मैं सोचूंगा भी नहीं। कहते अंश की नज़र हीर की संगमरमर जैसी गर्दन पर बने काले तिल पर ठहर गई, जो अंश को काफी अट्रैक्ट कर रहा था। क्योंकि हीर की एकदम मखमली गोरी स्किन पर वो काला तिल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अंश का मन उसे अपने होंठों से छूने का कर रहा था। उसने अपने होंठ उस तिल पर रख दिए और उसे जोर से बाइट कर लिया। इसी के साथ हीर के मुंह से हल्की सी चीख निकल पड़ी और उसका रोना भी बढ़ गया। वो अब अंश की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, पर अंश पर हीर के छटपटाने का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी पकड़ हीर पर और कस गई। वो तो बाइट वाली जगह को अपनी गर्म टंग से सहला रहा था और बीच बीच में उसे सक भी कर रहा था। अब आगे रोने से हीर का मासूम सा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। मुझे छोड़ दो प्लीज। कुछ देर बाद अंश ने अपना चेहरा उठाकर हीर की नेक को देखा, जहां उसने अभी बाइट किया था। बाइट करने की वजह से हीर की गोरी नाजुक स्किन पर रेड मार्क्स बन गया था, जो अंश को बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर अंश ने हीर के चेहरे की तरफ देखा, जो रोने से पूरा लाल हो गया था। अंश ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम तो इतने से में ही रोने लगी, तो पूरी जिंदगी मुझे कैसे झेलोगी हीर? कहकर उसने झटके से हीर को छोड़ दिया, जिससे हीर औंधे मुंह फर्श पर जा गिरी। वही अंश ने एक बार फिर कहा, सी यू सून बेबी डॉल। कहकर अंश ने उसे एक एविल लुक दिया और वहां से चला गया। हीर कुछ वक्त तो फ्रीज हुई वहीं बैठी रही। उसे तो लग रहा था जैसे उसने अभी एक बुरा सपना देखा है। कुछ देर बाद ही उसको जैसे होश आया और उसने रूम में अपने आसपास नजरें दौड़ाकर देखा तो अंश वहां नहीं था। तभी हीर जोर से चिल्लाई, माँ माँ, प्लीज जल्दी आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। कहती हुई हीर जोर जोर से रोने लगी और उसने अपने घुटनों को कसकर पकड़ लिया। सुधा जी, जो नीचे हॉल में ही थी, जब उन्होंने हीर की चीख सुनी तो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। उन्होंने घबराकर हीर की रूम का डोर ओपन किया तो हीर वही फर्श पर बैठी हुई अपने घुटनों को पकड़े हुए रो रही थी। सुधा जी ने जब हीर की ये हालत देखी तो जल्दी से आकर हीर को अपने सीने से लगा लिया और उसका सहलाते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, तुम ऐसे डर क्यों रही हो, क्या हुआ? वही हीर रोने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह अपनी माँ को कसकर पकड़े जोर जोर से रोए जा रही थी। सुधा जी को अब कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उसने हीर के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए पूछा, हीर क्या हुआ, बोलो ना। तभी सुधा जी की नजरें हीर की नेक पर गई, जहां पर बाइट का निशान था, जिसे देखकर सुधा जी एक पल के लिए जम सी गई। अभी जो हीर की हालत थी उसे देखकर सुधा ने अभी उसे कुछ भी न पूछना सही समझा और संभाल कर हीर को फर्श से खड़ा किया और उसे बेड पर बैठा दिया। हीर सुधा को छोड़ ही नहीं रही थी। इस वक्त भी वह डर से बहुत कांप रही थी और जोर जोर से रोए जा रही थी। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर सुधा की आंखें भी नम हो गई और उसे किसी अनजाने खतरे का डर सताने लगा। कुछ देर बाद हीर अपनी माँ की गोद में सिर रखे हुए सुबक रही थी। वहीं सुधा प्यार से हीर का सिर सहला रही थी। सुधा के दिमाग में अभी भी यही सवाल कौंध रहा था, हीर के गले पर वह निशान कैसे आया? सुधा ने धीरे से हीर से पूछा, हीर एक बात बताओ। तो हीर ने ऐसे ही कहा, हम। सुधा ने पूछा, हीर कौन आया था रूम में, बोलो। सुधा का सवाल सुनकर हीर की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वो उठकर बैठ गई और अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ, वह मेरे रूम में आए थे,
वही जिन्होंने उस दिन पापा के ऊपर बंदूक तानी थी, वह अंश खुराना। अंश खुराना का नाम सुनकर सुधा ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। दरअसल जिस रात अंश खुराना की गाड़ी उन लोगों की गाड़ी से टकराई थी और जब हीर के पापा और अंश के बीच थोड़ी बहुत बहस हुई थी, उसी रात हीर के पापा ने सुधा को अंश खुराना के बारे में बता दिया था कि वह किस तरह का इंसान है। लेकिन आज वह खुद उसकी बेटी के रूम तक आ गया था। ये सोचकर ही अब सुधा की बॉडी भी डर से कांप रही थी। इस वक्त घर में वह दोनों अकेली ही थी, पर सुधा ने खुद को थोड़ा मजबूत बनाते हुए हीर के दोनों कंधों को पकड़ा और घबराई हुई आवाज में पूछा, हीर, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? क्या ये निशान जो तुम्हारे गले पर है, क्या उसने ही? आगे की बात सुधा नहीं बोल पाई, पर हीर ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। जिस बात का सुधा को शक था वही बात सही निकली। सुधा ने घबराकर हीर को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए मन ही मन बोली, मतलब इनका शक सही था। वह अंश खुराना, उसकी नजरें हमारी बेटी पर पड़ चुकी है। हे महादेव, मेरी बच्ची की रक्षा करना उस राक्षस से। कल इन्हें आने दो, मैं सारी बातें इन्हें बताऊंगी। उस रात सुधा हीर के साथ ही सोई थी। वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और हीर भी बहुत डरी हुई थी, इसीलिए वह पूरी रात अपनी माँ से चिपक कर सोई थी। दूसरे दिन संडे था, इसीलिए हीर को एकेडमी नहीं जाना था, इसलिए सुधा ने भी उसे नहीं जगाया और उसे सोने दिया, क्योंकि वह जानती थी कि हीर कल रात बड़ी ही मुश्किल से सोई थी। सुधा किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, तभी रूम की डोरबेल बजी। सुधा ने अपने हैंड वॉश किए और जाकर मेन डोर ओपन किया। सामने ही हीर के पापा अजय जी खड़े हुए थे। सुधा डोर के सामने से हट गई और अजय जी ने अंदर आते हुए कहा, कैसी हो सुधा, और मेरे नन्हे शैतान कैसे हैं? तो सुधा ने फीकी सी स्माइल के साथ कहा, हाँ सब ठीक है। अजय जी आकर सोफे पर बैठ गए। सुधा उनके लिए पानी का गिलास ले आए और उनके सामने ही बैठ गई। अजय जी ने पानी के गिलास से पानी पिया और ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, सुधा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम थोड़ी परेशान हो? दरअसल कल रात से ही सुधा वाकई में बहुत परेशान थी और वह अजय जी के वापस आने का बेसब्री से इंतजार भी कर रही थी। सुधा ने सोफे से खड़े होते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए चाय नाश्ता ले जाती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाए। अजय जी ने सुधा का हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, पहले मेरे पास बैठो सुधा। सुधा वापस अजय जी के पास बैठ गई और उनके कंधे पर अपना सिर रख लिया। अजय जी ने एक बार फिर पूछा, बताओ सुधा क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? और हीर कहाँ है? वह नजर नहीं आ रही, वरना जब भी मैं बाहर से आता था सबसे पहले वही आती थी मुझसे मिलने के लिए। अजय जी की बात सुनकर सुधा की आंखें नम हो गई। उसने सिर उठाकर अजय जी की तरफ देखा और फिर कहा, वो ठीक नहीं है अजय जी। सुधा की बात सुनकर अजय जी ने भी परेशान होते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ उसे? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तो सुधा ने कुछ सोचने के बाद अजय जी को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर अजय जी के फेस एक्सप्रेशन भी एकदम से चेंज हो गए। उनके चेहरे पर भी डर, घबराहट और चिंता की लकीरें नजर आने लगी। क्या वह हमारे घर तक आ गया? हमारी बच्ची के रूम तक? हीर कैसी है? मुझे उससे मिलना है। कहकर अजय जी जैसे ही खड़े हुए तो सुधा ने उन्हें रोकते हुए कहा, अभी हीर सो रही है, कल रात को वो बहुत डरी हुई थी, इसीलिए मैंने उसे अभी तक सोने दिया है। हीर के पापा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, जिस बात का डर था सुधा, वही हुआ। वह अंश खुराना बहुत खतरनाक इंसान है। मैंने उस रात उसकी आंखों में जो देखा था ना, तभी से मुझे हीर की चिंता होने लगी थी। हमें अपनी बच्ची को उससे दूर रखना होगा। तो सुधा ने कुछ सोचते हुए कहा, आप तो उनकी कंपनी में जॉब करते हैं ना, एक बार आप उस अंश खुराना से बात कीजिए ना, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी बच्ची का पीछा छोड़ दे। आखिर इतने सालों तक आप उनकी कंपनी में जॉब करते रहे हैं। नहीं तो आप राजवीर खुराना जी से बात कीजिए ना, वह हमारी बात को जरूर अच्छे से समझेंगे। अजय जी सोफे पर बैठ गए और थकी हुई आवाज में बोले, पहले मैं कोशिश करूंगा अंश खुराना से बात करने की और उन्हें समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने पहले मिस्टर राजवीर खुराना से बात की तो हो सकता है इस बात से अंश खुराना नाराज हो जाएगा, क्योंकि तुम नहीं जानती हो जितना हम सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है वो, और गुस्सैल भी। लेकिन अगर वह हमारी बात नहीं मानता है तो मजबूरन मुझे मिस्टर राजवीर खुराना से बात करनी होगी। अजय जी की बात सुनकर सुधा जी ने भी उदास होते हुए कहा, मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि वह अंश खुराना को हमारी बच्ची से दूर ही रखे। कल मैंने जो अपनी फूल सी बच्ची की हालत देखी है ना, मेरा दिल फटा जा रहा था। कहते हुए सुधा रोने लगी। तो अजय जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, चिंता मत करो सुधा, सब ठीक हो जाएगा, और अगर वह अंश खुराना नहीं मानता है तो हम हीर को यहाँ से कहीं दूर भेज देंगे, पर मैं अपनी बच्ची को उस राक्षस के हवाले तो कभी नहीं करूंगा। एपिसोड 14 प्रीटी।
अननोन गर्ल, ललिता डोलटानी, प्रिया और जया, थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को मेरी यह स्टोरी भी पसंद आ रही है, तो अपना प्यार बनाए रखे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हीर की नींद सुबह थोड़ी देर से खुली। वह अंगड़ाई लेते हुए बेड पर उठकर बैठ गई और अपने रूम को देखने लगी। तभी उसे कल रात का हादसा याद आया, जिसे याद कर हीर का दिल एक बार फिर से बेचैन हो उठा। हीर घबराकर अपने रूम में आसपास देखने लगी, जैसे तसल्ली कर रही हो कि कहीं वह अंश खुराना उसके रूम में तो नहीं है। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि अब रात नहीं सुबह हो चुकी है और वह तो कब का यहाँ से जा चुका है, तो हीर ने एक गहरी सांस ली और बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम के मिरर में जब हीर ने अपनी नेक पर बने हुए बाइट के निशान को देखा, जो अब लाल से पर्पल कलर का हो गया था, तो हीर की आंखें दोबारा से नम हो गई। उसने धीरे से इस निशान को छुआ तो दर्द के एहसास से अचानक कि उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। वो राक्षस मेरे पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देता वो? हीर ने मन ही मन कहा और सीधा शावर के नीचे खड़ी हो गई और शॉवर ऑन कर अपनी आंखें बंद किए काफी देर तक पानी ले नीचे ऐसे ही खड़ी रही, जैसे खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि बार बार जब जब उसे कल रात का हादसा याद आ रहा था, उसका मन बेचैन हो रहा था। कुछ देर बाद वह शावर लेकर और अपने कपड़े चेंज कर रूम में आई। हालांकि वह काफी हद तक शांत हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक उदासी थे। इस वक्त उसने एक वाइट कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था और गले में मल्टी कलर का दुपट्टा ओढ़े रेडी होकर रूम से बाहर निकल गई। हॉल में सोफे पर ही अजय जी और उसका भाई ऋषभ दोनों ही बैठे हुए थे। ऋषभ कुछ देर पहले ही घर लौटा था। ऋषभ और अपने पापा को देखकर हीर के चेहरे की उदासी पल भर में गायब हो गई और वह खुश होते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। पापा, ऋषु। हीर आकर जल्दी से उन दोनों से लिपट गई। ऋषभ और अजय जी ने भी हीर को हक कर लिया। अजय जी ने प्यार से हीर के फहद को चूमते हुए कहा, मेरा बच्चा कैसा है तू? तो हीर ने खुश होते हुए कहा, पापा आप आ गए ना, तो मैं भी अब बहुत अच्छी हूँ। और फिर ऋषभ से कहा, है ऋषु, मेरी वहां पर याद आई कि नहीं? तो ऋषु ने बड़े एटीट्यूड से कहा, मैं फालतू के लोगों को याद नहीं करता हूँ। तो हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, देखा पापा, ऋषु को यह मुझे फालतू का समझता है, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। कहकर हीर जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, ऋषभ भागकर दूर चला गया और कहा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें फालतू कहता हूँ दी, जब देखो मारने दौड़ती हो। अब तो पूरे हॉल में ऋषु और हीर सोफे के अगल बगल भागते हुए पकड़म पकड़ाई कर रहे थे। वही अजय जी उन दोनों को इतनी मस्ती करते देखा तो मुस्कुराते हुए मन ही मन बोले, शुक्र है मेरी बच्ची की उदासी दूर तो हुई। वही सुधा जी भी जो किचन के गेट पर ही खड़ी हुई अपने दोनों बच्चों की मस्तियां देख रही थी, उनके भी चेहरे पर अभी संतोष नजर आ रहा था हीर को खुश देखकर, क्योंकि वह जानती थी कि हीर और ऋषभ भले ही दूसरे से कितना भी लड़ाई झगड़ा करे पर फिर भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और खुश भी एक दूसरे के साथ ही ज्यादा रहते हैं। खुराना मेंशन। शिवांश सुबह सुबह ही जल्दी रेडी होकर कहीं चला गया था। वैसे भी वह शिवी को कभी बताकर नहीं जाता था कि वह कहाँ जा रहा है और कब तक लौटेगा, और शिवी की भी कभी हिम्मत नहीं होती थी शिवांश से पूछने की, क्योंकि शुरू में एक दो बार शिवी ने शिवांश से जब ये सवाल पूछा था तो शिवांश ने उस पर बहुत गुस्सा किया था। तब से शिवी की हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा उससे कभी यह सवाल पूछने की। शिवी शॉवर लेने के लिए वॉशरूम चली गई। वहीं कुछ देर बाद रूम का डोर ओपन हुआ और शिवांश अंदर आया। वह अपनी कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था, पर काफी देर तक ढूंढने पर भी उसे वह चीज नहीं मिली। अब इरिटेट होकर उसने अपने बालों में हाथ फेरा। व्हाट द हेल, जरूर शिवी ने मेरी कबर्ड को छेड़ा होगा। इस लड़की को कितनी बार मना किया है मेरी चीजों से दूर रहे, पर यह है कि मानती ही नहीं। तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। शिवांश समझ गया कि शिवी वॉशरूम में है। अब जब तक शिवी बाहर नहीं आ जाती उसे यहीं बैठकर उसका वेट करना होगा, इसीलिए वह सोफे पर ही एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठ गया और अपना फोन देखने लगा। करीब 10 मिनट बाद शिवी भी वॉशरूम से बाहर आई। शिवी ने इस वक्त एक वाइट कलर का टॉवल लपेटा हुआ था। उसे नहीं पता था कि रूम में शिवांश भी मौजूद है, क्योंकि आज संडे था तो शिवी को इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि शिवांश इस वक्त भी रूम में आ सकता है, क्योंकि हर संडे ऐसा ही होता था। शिवांश जल्दी ही चला जाता था और लेट नाइट घर लौटता था। शिवी इस बात से अनजान अपने गीले बालों को टॉवल से सुखाती हुई रूम में आ गई। तभी उसे रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा गिरता हुआ सा महसूस हुआ और किसी की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस हुई। जैसे ही उसने नज़र घुमाकर उस तरफ देखा जहां पर शिवांश बैठा हुआ था तो एकदम से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिवांश अपनी सर्द निगाहों से शिवी को ही देख रहा था।
शिवी घबराई हुई आवाज में बोली, आप यहाँ पर। तो शिवांश, जो काफी देर तक शिवी को एकटक देख रहा था, वो सोफे से खड़ा हुआ और अपने कदम शिवी की तरफ बढ़ा दिए। कुछ देर पहले जब वॉशरूम का ओपन हुआ तो शिवांश की नजरें खुद ब खुद वॉशरूम की तरफ चली गई, जहां से शिवी अपने भीगे हुए बालों को पोंछती हुई सिर्फ एक टॉवल में ही उसके सामने खड़ी थी। शिवांश ने शिवी को पहली बार इस तरह से देखा था, वरना शिवी हमेशा उसके सामने साड़ी में या फिर अनारकली सूट में ही रहती थी। शिवी बहुत खूबसूरत थी, इस बात को तो कहीं ना कहीं शिवांश भी जानता था। तभी सामने खड़ी हुई शिव ने घबरा कर पूछा, आप यहाँ पर। शिवी की बात सुनकर शिवांश सोफे से खड़ा हुआ और धीरे धीरे अपने कदम शिवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्यों, यह मेरा रूम है, मैं जब मर्जी आए यहाँ आ सकता हूँ और जब मर्जी आए यहाँ से जा सकता हूँ। इस वक्त शिवांश शिवी के बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। शिवांश की नजरें शिवी के चेहरे से होते हुए उसके कंधे पर चली गई, जहां से उसके गीले बालों से टपकता हुआ पानी बूंद के रूम में कंधों पर जमा था और धीरे धीरे वहां से फिसलता हुआ वह नीचे की तरफ बढ़ रहा था। शिवांश उन बूंदों को बहुत ही गौर से देख रहा था। वह पानी की बूंदें धीरे धीरे फिसलते हुए शिव के क्लीवेज में जाकर गुम हो रही थी, जिसे देखकर शिवांश को अपनी बॉडी में ही एक हलचल सी महसूस हुई। उसे पता ही नहीं चला वह कब से शिवी को ऐसे ही देखा जा रहा है। वही शिवी घबराई हुई नजरों से शिवांश को देख रही थी। वह अपनी घबराहट में भूल ही गई, इस वक्त वह सिर्फ एक टॉवल में ही शिवांश के सामने है। गर्म पानी का शॉवर लेने की वजह से शिवी की गोरी रंगत हल्की सी गुलाबी पड़ गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खिले हुए गुलाब पर ओस की बूंदें जमी हुई हो। लेकिन जैसे ही शिवी ने शिवांश की नज़रों का पीछा किया तो उसकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दी ही अपने हाथ अपने सीने पर रखते हुए उससे खुद को कवर करते हुए कहा, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। कहकर शिवी जैसे ही वहां से जाने लगी, शिवांश ने उसकी कमर पकड़ उसे खुद से करीब कर लिया और कहा, खुद ही मुझे सेड्यूस करती हो और ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम कब से मेरे सामने ऐसे ही खड़ी हुई हो। शिवी ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं आपको सेड्यूस नहीं कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप रूम में होंगे, इसीलिए मैं ऐसे ही। शिवांश ने शिवी की कानों के करीब झुकते हुए कहा, शिवी, जितना भोली बनने की कोशिश कर रही हो तुम, इतनी भोली हो नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियां क्या चाहती हो, पर तुम्हारी यह चाल यहाँ नहीं चलने वाली, क्योंकि तुम्हारी बॉडी मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती। कहने को शिवांश ये बात कह तो रहा था, पर उसकी आंखें तो कुछ और ही बयां कर रही थी। वही शिवांश के इतना करीब होने से शिवी के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ी हुई थी। लेकिन शिवांश की जहरीली बातों को सुनकर शिवी का दिल छलनी हो रहा था। उसे तकलीफ होती थी जब शिवांश उसे ऐसी वैसी लड़की समझता था। इसीलिए शिवी ने शिवांश के सीने पर हाथ रख उसे खुद से थोड़ा दूर किया और अपनी नज़र झुकाए हुए ही कहा, मैं आपको अट्रैक्ट नहीं करना चाहती, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जैसे ही तान्या दी लौट आएंगी आप मुझे छोड़ दोगे और तान्या दी से शादी कर लोगे और आप उनसे ही प्यार करते हो, इसीलिए मैं ये ख्याल कभी अपने मन में नहीं आने दूंगी। शिवी की आवाज़ में एक उदासी सी थी और उसकी आंखों में कई इमोशन। वह नहीं चाहती थी कि शिवांश उसकी आंखों में उमड़ आए इमोशंस को देख पाए, वरना शिवांश को समझने में देर नहीं लगती कि शिवी उससे प्यार करने लगी है। कहकर शिवी मुड़कर चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। शिवी गीले बालों के साथ बाहर आई थी, इसलिए फर्श पर भी थोड़ा बहुत गीलापन हो गया था, जिस वजह से शिवी का पैर फिसला और वो एकदम से गिरने को हुई। लेकिन उससे पहले ही उसने शिवांश की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। शिवी के अचानक ऐसा होने से शिवांश भी अपना बैलेंस नहीं बना पाया और वह भी शिवी के साथ ही फर्श पर गिर गया। उन दोनों के अचानक ऐसे गिरने से शिवी और शिवांश के होंठ आपस में ही जुड़ गए, जिससे दोनों की ही आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और दिल की धड़कनें भी एकदम से तेज हो गई। शिवी शिवांश के नीचे थी और शिवांश ने शिवी के सिर के पीछे अपना हाथ रखा हुआ था ताकि फर्श पर गिरने की वजह से शिवी को चोट न लगे। शिवांश ने ऐसा क्यों किया था ये तो शिवांश भी नहीं जानता, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वह नहीं चाहता था कि शिवी को चोट लगे। एपिसोड 15 मैरी। शिवांश और शिवी इसमें सेकंड मेन लीड कैरेक्टर है और मैंने पिछले 2 चैप्टर अंश और हीर के ऊपर ही डाले हैं। देखिए, स्टोरी का हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है और हमें थोड़ा थोड़ा सभी को ही स्टोरी में दिखाना होता है, क्योंकि इसी के साथ स्टोरी आगे बढ़ती है। वैसे मुझे अच्छा लगा कि आपको अंश और हीर का कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए थैंक्स। शिवी मुड़कर चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। शिवी गीले बालों के साथ बाहर आई थी, इसलिए फर्श पर भी थोड़ा बहुत गीलापन हो गया था, जिस वजह से शिवी का पैर फिसला और वो एकदम से गिरने को हुई। लेकिन उससे पहले ही उसने शिवांश की शर्ट को कसकर पकड़ लिया।
शिवी के अचानक ऐसा होने से शिवांश भी अपना बैलेंस नहीं बना पाया और वह भी शिवी के साथ ही फर्श पर गिर गया। उन दोनों के अचानक ऐसे गिरने से शिवी और शिवांश के होंठ आपस में ही जुड़ गए, जिससे दोनों की ही आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और दिल की धड़कनें भी एकदम से तेज हो गई। शिवी शिवांश के नीचे थी और शिवांश ने शिवी के सिर के पीछे अपना हाथ रखा हुआ था ताकि फर्श पर गिरने की वजह से शिवी को चोट न लगे। शिवांश ने ऐसा क्यों किया था ये तो शिवांश भी नहीं जानता, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वह नहीं चाहता था कि शिवी को चोट लगे। कुछ सेकंड तक तो दोनों ही एकदम से फ्रिज हो गए, लेकिन जैसे ही शिवी को होश आया कि वह किस पोजीशन में है, उसने शर्म से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही शिवांश ने शिवी के चेहरे की तरफ देखा और उसके सॉफ्ट होंठों से उसके होंठ टच होते ही पता नहीं क्यों, पर शिवांश का मन उन होंठों को चूमने का करने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके होठों ने मूवमेंट शुरू कर दी और वह धीरे धीरे शिवी के होठों को चूमने लगा। इस बात का एहसास होते ही शिव के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह पहली बार था जब शिवांश उसे किस कर रहा था। हालांकि शिवांश तान्या से प्यार करता था, पर आज तक उसने तान्या को भी किस नहीं किया था, पर आज पता नहीं क्यों वह शिवी के इतना नजदीक आकर खुद को जैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। शिवांश के ऐसे किस करने से शिवी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, शायद डर की वजह से, क्योंकि उसे पता था कि शिवांश इस बात का ब्लेम भी उस पर ही लगाएगा। इसीलिए उसने जल्दी से शिवांश को खुद से दूर धकेल दिया, उठकर चेंजिंग रूम की तरफ भाग गई। वही शिवांश जो धीरे धीरे शिवी में खोने ही लगा था, शिवी के ऐसे धकेलने से उसके बगल में ही गिर गया। वह बैठकर हैरान नजरों से शिवी को चेंजिंग रूम की तरफ भागते हुए देख रहा था। अब उसे बहुत गुस्सा आने लगा, उसे भी नहीं पता था कि उसे यह गुस्सा आ क्यों रहा है, शिवी के ऐसे खुद से दूर कर देने की वजह से या फिर इस वजह से कि वह शिवी के नजदीक आकर अपना कंट्रोल खोने लगा था। ये बात उसे भी समझ नहीं आ रही थी। वह फ्रस्ट्रेशन से फर्श से खड़ा हुआ और बालकनी की तरफ बढ़ गया। वही शिवी ने जल्दी से चेंजिंग रूम का डोर बंद किया और डोर से ही सटकर फर्श पर ही बैठ गई। इस वक्त उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। हे भगवान, अभी ये मुझ पर ही गुस्सा करेंगे, क्योंकि गिरते वक्त मैंने ही इन्हें पकड़ा था, इसी वजह से ये मेरे ऊपर गिरे थे। मैं रूम से बाहर नहीं निकलूंगी जब तक ये यहाँ से चले नहीं जाते। शिवी ने अब कुछ देर वहीं रुकने का फैसला किया। वही शिवांश बालकनी में आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए स्मोक करने लगा। काफी देर तक शिवांश बालकनी में ही खड़ा रहा और इस वक्त वह किसी गहरी सोच में था और एक एक करके शिवांश ने 5 सिगरेट फूंक डाली, पर उसकी फ्रस्ट्रेशन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए वह वापस रूम में आ गया और अपना फोन टेबल से उठाकर रूम से बाहर चला गया। दूसरा दिन, अंश इस वक्त अपने केबिन के बड़े से ग्लास विंडो के सामने खड़ा हुआ। इस वक्त उसने ब्लैक पेंट वाइट शर्ट पहनी हुई थी। इस शर्ट के ऊपर के 2 बटन ओपन थे, जिस वजह से उसकी मस्कुलर चेस्ट नजर आ रही थी। उसके बाल पूरी तरह से जेल से सेट थे और उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी, जिस वजह से उसकी मजबूत बाहों की उभरी हुई नसें उसकी स्ट्रेंथ को शो कर रही थी। कुल मिलाकर अंश खुराना बहुत ही हैंडसम लग रहा था, एक हैंडसम डेविल। अंश का एक हाथ पैंट की पॉकेट में था और दूसरे हाथ में उसने वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था, जिसमें से वह धीरे धीरे सिप करके ड्रिंक कर रहा था और ग्लास वॉल से बाहर की तरफ पूरे शहर का नज़ारा देख रहा था। उसका केबिन बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप फ्लोर पर था, जहां से पूरा शहर नजर आता था। लेकिन उसके दिमाग में तो इस वक्त कुछ और ही चल रहा था और उसकी नज़रों के आगे बार बार हीर की वह खूबसूरत नीली आंखें आ रही थी, जिसमें एक डर था और था तो एक खौफ, जो अंश की वजह से था, लेकिन इन सब पर भारी पड़ रही थी उसकी आंखों में बसी हुई मासूमियत, जिसे देखकर अंश उसमें खोने से खुद को रोक नहीं पाता था। तभी पीछे से आकर निशा ने उसे हक कर लिया और अपना चेहरा उसकी बैक पर टिकाते हुए बोली, ओ अंश, कहाँ रहते हो तुम? कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है और तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। निशा अपनी आंखें बंद किए हुए बोल रही थी। निशा की इस हरकत से अंश का चेहरा जो अभी तक एक्सप्रेशन लेस था, अब उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की एक्सप्रेशन उमड़ आए थे। उसने बिना पीछे सामने की तरफ देखते हुए ही कहा, मुझसे बिना पूछे मेरे केबिन में क्यों आए हो निशा? अंश के ऐसे रूड तरीके से बोलने से निशा को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह अंश के बिहेवियर को अच्छे से जानती थी और वो अक्सर अंश के ऐसे बिहेवियर को इग्नोर ही कर देती थी, क्योंकि उसके अंदर अंश को पाने के लिए इतनी ज़्यादा तड़प थी कि उसके रूड बिहेवियर को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। निशा ने अपनी आंखें खोली और अंश के सामने आकर वॉल से टिककर खड़ी हो गई। अंश ने अपनी चील जैसी आंखों से निशा के चेहरे को देखा। अंश का चेहरा जितना शांत था, पर उसकी आंखें उतनी ही ज़्यादा गहरी नजर आ रही थी। पर निशा को जैसे अंश का यही साइड तो पसंद था, डेविल वाला साइड।
निशा ने अंश की नजर आ रही मस्कुलर चेस्ट पर अपनी उंगली से एडिक्टिव तरीके से फेरते हुए कहा, आई एम गोइंग टू बिकम योर वाइफ इन सम टाइम, सो आई डू नॉट नीड परमिशन टू कम टू योर कैबिन। उद्धरण चिन्ह। अंश ने कुछ देर निशा को घूर कर देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा दिया और उसके हाथ को मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। अब निशा की पीठ अंश के सीने से लगी हुई थी, उसकी कलाएं अंश के मजबूत हाथों में थी। वही अंश ने धीरे से निशा के कानों की तरफ झुकते हुए ग्लास वॉल की तरफ ही निशा के अक्स को देखते हुए कहा, सपने वही देखना चाहिए जो पूरे होने की उम्मीद हो, और मुझे पसंद नहीं कोई मुझ पर बेवजह का हक जताए, चाहे वह कोई भी हो, समझी। निशा अपने हाथ को अंश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंश, इट्स हर्टिंग, डोंट डू दैट। उसने झटके से निशा को छोड़ दिया और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और वाइन के गिलास को टेबल पर रखते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है तुम पर बर्बाद करने के लिए। वही निशा के दिमाग में तो अंश की यही कही हुई बात घूम रही थी कि अंश ने ऐसा क्यों कहा कि सपने वही देखना चाहिए जिसके पूरी होने की उम्मीद हो। वह अंश के सामने आए और बोली, अंश, तुमने ऐसा क्यों कहा? और हमारी शादी होने वाली है ना, तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? और तुम किन सपनों की बात कर रहे हो अंश, जो पूरे नहीं हो सकते? देखो अंश, अगर तुम सोच रहे हो ना इस शादी से मूव ऑन कर लोगी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? अंश ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और डेस्क पर रखे हुए पेपरवेट को घुमाने लगा, जिससे निशा इरिटेट हो रही थी। उसने अंश के हाथ से वह पेपरवेट लिया और सिर्फ फर्श पर फेंकते हुए चिल्लाई, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो मुझसे बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशा की इस हरकत से अंश के फेस एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए। निशा अपना गुस्सा जताने के चक्कर में ये भूल गई थी कि वह किसके सामने क्या बात कर रही है। अंश खड़ा हुआ, उसे निशा के बालों को कसकर पकड़ा और उसका सिर डेस्क से लगा दिया। अंश ने यह इतनी जल्दी किया कि निशा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अंश ने उसे डेस्क पर बहुत बुरी तरह से प्रेस किया हुआ था। निशा कराहती हुई आवाज में बोली, आहा, अंश छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो? अंश उसकी तरफ झुकते हुए बोला, लगता है तुम भूल गई थी कि तुम किसके सामने क्या बात कर रही हो, पर तुम्हें याद दिलाना बहुत जरूरी है। निशा सिंघानिया, मैं अंश खुराना हूँ और अंश खुराना अपने बाप से भी नहीं डरता है, तो तुम्हें क्या लगा था कि वह तुम्हारी धमकी से डरेगा? हाँ। फिर अंश ने झटके से निशा का चेहरा अपने सामने किया और कहा, आइंदा से मुझसे बात करते वक्त टोन नीचे ही रखना, वरना तुम्हें इस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर से नीचे फेंक दूंगा, और मैं ऐसा कर भी सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, समझी? कहकर उसने उसे दूर धकेल दिया। निशा बुरी तरह से घबराई नजरों से अंश को देख रही थी। ऐसा नहीं था कि निशा अंश खुराना का ये क्रूअल साइड नहीं जानती रही, वो ये भी जानती थी अंश ने जो कहा है वह वैसा कर भी सकता है, क्योंकि खुद उसकी आंखों के सामने अंश ने एक आदमी को इसी ग्लास विंडो के सामने इतनी जोर से अकेला था कि ग्लास चकनाचूर हो गया और वह आदमी सीधा टॉप फ्लोर से नीचे सड़क पर जा गिरा था और वही उसने दम तोड़ दिया था। अंशु खुराना के नाम से पूरा शहर खौफ खाता था, लेकिन निशा की भी जिद थी कि वह अंश से ही शादी करेगी। हालांकि उसके डैड ने भी उसे कई बार समझाया था कि अंश एक शैतान है और वह कब क्या कर दे कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन निशा की जिद के आगे आखिर उन्हें झुकना ही पड़ा। अंश वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए रूडली बोला, अब निकलो यहाँ से, और जब तक मैं ना चाहूँ अपनी शक्ल मत दिखाना। कहकर अंश ने सामने रखा वाइन का ग्लास दोबारा उठा लिया और उसे ड्रिंक करने लगा। अब उसके चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि अभी उसने क्या किया। वही निशा जो अभी तक डर से थर थर कांप रही थी, वह जल्दी से रूम के बाहर भाग गई और अंश ने उसे जिंदा छोड़ दिया, यही उसके लिए काफी था। एपिसोड 16। अंशु खुराना के नाम से पूरा शहर खौफ खाता था, लेकिन निशा की भी जिद थी कि वह अंश से ही शादी करेगी। हालांकि उसके डैड ने भी उसे कई बार समझाया था कि अंश एक शैतान है और वह कब क्या कर दे कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन निशा की जिद के आगे आखिर उन्हें झुकना ही पड़ा। अंश वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए रूडली बोला, अब निकलो यहाँ से, और जब तक मैं ना चाहूँ अपनी शक्ल मत दिखाना। कहकर अंश ने सामने रखा वाइन का ग्लास दोबारा उठा लिया और उसे ड्रिंक करने लगा। अब उसके चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि अभी उसने क्या किया। वही निशा जो अभी तक डर से थर थर कांप रही थी, वह जल्दी से रूम के बाहर भाग गई और अंश ने उसे जिंदा छोड़ दिया, यही उसके लिए काफी था। निशा को गए अभी कुछ वक्त ही बीता था कि तभी अंश के केबिन का डोर एक बार फिर से नॉक हुआ। अंश ने अपनी एरोगेंट वॉइस में कहा, कम इन। तभी डोर ओपन कर अजय जी अंदर आए। उन्होंने सिर झुकाकर अंश को ग्रीट किया। अंश ने वाइन का खाली गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, कहिए मिस्टर अजय, कैसे आना हुआ? अजय जी जो अंश के सामने सिर झुकाए मन ही मन में काफी कुछ सोच रहे थे कि वह अपनी बात अंश के सामने कैसे बोले, क्योंकि अंश खुराना के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी।
लेकिन जब उन्हें अपनी बेटी का डरा हुआ चेहरा नजर आया तो उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, सर मैं आज यहाँ पर कंपनी से अपने काम से रिलेटेड कोई बात करने नहीं आया हूँ, बस आपसे एक पर्सनल मैटर पर रिक्वेस्ट करने आया हूँ। अंश ने कुछ देर अजय जी की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, पर्सनल मैटर पर बात कहिए। तो अजय जी ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मिस्टर खुराना, मैंने अपनी जिंदगी के कई साल आपकी कंपनी को दिए हैं और पूरी ईमानदारी और मेहनत से मैंने यहाँ पर काम किया है और कभी भी आपको या आपके डैड मिस्टर राजवीर खुराना को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया है और यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं। अजय जी की बात सुनकर अंश ने कहा, तो क्या आप मुझे ये बताने के लिए यहाँ आए हैं? तो अजय जी ने आगे कहा, हीर मेरी बेटी है और जो हरकत आपने कल उसके साथ की है ना, उससे वह बहुत डर चुकी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे दूर रहिए। कहकर अजय जी चुप हो गए। वही अंश कुछ देर तक तो बिना किसी भाव के अजय जी को देखता रहा, फिर अपनी चेयर से खड़े होकर अजय जी के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो अजय जी, जिन्होंने आज तक कभी अंश खुराना से नज़र मिलाकर तक बात नहीं की, उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो आप एक बात याद रखिएगा, आपकी कंपनी का एम्प्लॉय आपके सामने कमजोर पड़ सकता है, लेकिन एक बेटी का बाप नहीं। कुछ देर चुप रहने के बाद अजय जी ने दोबारा कहा, अगर आप मेरी बात मान जाते हैं तो ठीक है, वरना मजबूरन मुझे मिस्टर राजवीर खुराना से बात करनी होगी। अजय जी की बात सुनकर अंश ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तो अजय जी ने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, अगर आप इसे धमकी समझ रहे हैं तो यही सही, चलता हूँ, कहकर रूम से बाहर चले गए। वहीं अंश ने तिरछी नजरों से अजय जी को जाते हुए देखा, फिर उसके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई, जो काफी खतरनाक भी थी। इस वक्त कोई कह नहीं सकता था कि अंश के दिमाग में क्या चल रहा है, पर जो भी चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा था। शाम का वक्त, हल्का अंधेरा होने लगा था। अजय जी घर लौट आए थे। इस वक्त सुधा जी किचन में रात का डिनर तैयार कर रही थी। वही ऋषभ अपने रूम में स्टडी कर रहा था और अजय जी अपने रूम में बैठे हुए कुछ वर्क कर रहे थे। हीर 2 दिन से कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि उसका मन नहीं था। बाहर आज काफी सुहावनी ठंडी हवा चल रही थी, इसीलिए हीर अपने रूम के ही बालकनी में रेलिंग से टिककर उस ठंडी हवा को आंखें बंद किए महसूस कर रही थी। हवा का ठंडा झोंका जैसी उसके तन और मन को सुकून पहुंच रहा था। वो आंखें बंद कर ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। इस वजह से उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसके लंबे खूबसूरत बाल हवा के झोंके के कारण हवा में लहरा रहे थे। हीर ने इस वक्त हल्के आसमानी कलर की लॉन्ग अनारकली कुर्ती पहनी हुई थी। 2 दिन से हीर काफी स्ट्रेस में थी और अब जाकर वह थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखें खोलकर अपने घर के गार्डन की तरफ देखा। वहां की ग्रीनरी जैसे मन को सुकून पहुंचा रही थी। तभी उसकी नज़र अचानक रोड की तरफ गई और सामने की तरफ देखकर उसकी आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गई। सामने ही गाड़ी से टिककर अंश खड़ा हुआ था। उसका एक हाथ पॉकेट में था और दूसरे हाथ में वह सिगरेट लिए स्मोक कर रहा था और उसकी नज़रें हीर पर ही जमी हुई थी। अंश को सामने देखकर हीर को वह रात याद आ गई और वह कुछ पल के लिए तो जैसे फ्रिज ही हो गई। तभी वह जल्दी से रूम की तरफ भागी। हीर को इस तरह से खुद डर कर भागते थे अंश की होठों पर एक इविल स्माइल आ गई। दरअसल कुछ देर पहले ही अंश वहां आया था और जैसे ही उसकी नज़र हीर के रूम की बालकनी की तरफ गए और वहां उसने हीर को आंखें बंद किए खड़े हुए देखा तो वह वहीं खड़ा होकर हीर को ही एकटक देखे जा रहा था। लेकिन हीर जब उससे डर कर भाग गई तो उसने सिगरेट को सड़क पर फेंका और अपने जूते की नोक से उसे मसल दिया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। हीर ने जल्दी से बालकोनी के डोर को अच्छे से बंद किया और रूम से बाहर भाग गई। वह सीढ़ियों से उतरते हुए चिल्ला रही थी, माँ, पापा, पापा वो फिर से आ गए, पापा, माँ, वो फिर से आ गए। हीर डर के मारे चिल्ला रही थी। वही किचन में सुधा जी जो डिनर की तैयारी कर रही थी, हीर की चीख सुनकर वह दौड़ती हुई बाहर आए। अब तक अजय जी भी अपने रूम से बाहर आ गए थे। हीर ने अजय जी को पकड़ लिया और कहा, पापा वो बाहर है, वो फिर से आ गए, पापा वो मुझे ले जाएंगे अपने साथ। कहकर हीर ने अपने पापा को पकड़ लिया और अपना सिर उनके सीने से लगा लिया। अब तक ऋषभ भी नीचे आ गया था। सुधा ने परेशान होते हुए हीर को समझाया, बेटा कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा, हम हैं ना, हम। अभी सुधा आगे कुछ कह पाती कि तभी डोरबेल बजी। ये देखकर कुछ पल के लिए चारों ही शॉक से एकदम चुप हो गए। हीर ने अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज आप डोर मत ओपन कीजिएगा, वो बाहर ही है, पापा प्लीज डोर ओपन मत करना। डोरबेल प्रेस हुए ही जा रही थी। तभी अजय जी ने हीर को समझाते हुए कहा, बच्चा डरो मत, मैं हूं ना, मेरे रहते वह तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, मैं बात करता हूं उससे।
पर हीर अपने पापा का हाथ पकड़े गिड़गिड़ा रही थी। नहीं पापा, प्लीज उन्हें अंदर मत आने देना, मुझे बहुत डर लगता है उनसे। सुधा ने हीर को अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम चलो यहाँ से, तुम उसके सामने ही मत आना, कहकर सुधा उसे पकड़कर अपने रूम में ले गई। वही ऋषभ, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे अपनी बहन के साथ हुए हादसे के बारे में कुछ नहीं पता था। आखिर ऋषु था तो एक 15 साल का बच्चा ही ना। अजय जी ने जाकर रूम का डोर ओपन कर दिया। सामने ही अंश खड़ा हुआ था। अजय जी ने थोड़ी नाराजगी से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? तभी अंश ने अपनी भौं चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने बॉस को अंदर बुलाना चाहिए? अजय जी ने कहा, ऑफिस में आप मेरे बॉस हैं और मैं आपका एम्प्लॉय, लेकिन यहाँ मैं आपको अंदर आने की परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी बेटी आपकी वजह से बहुत डर चुकी है, तो प्लीज आप यहाँ से। अजय जी कुछ आगे बोलने अब तक अंश उन्हें अपने एक हाथ से साइड कर अंदर आ गया। अजय जी हैरानी से उसे देखते रहे। अंश अंदर जाकर आराम से सोफे पर बैठ गया और उसने अपने दोनों पैर क्रॉस करके सामने टेबल पर रख लिए। इस वक्त हॉल में अंश के अलावा अजय जी और सिर्फ ऋषभ ही थे। ऋषभ कभी अंश को देख रहा था तो कभी अपने पापा अजय को। वही अजय जी ने अंश के सामने आकर थोड़ा सा गुस्से से कहा, देखिए मिस्टर खुराना, आप मेरे बॉस हैं, इस वजह से मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप ऐसे जबरदस्ती मेरे घर। अजय जी अपनी बात पूरी कर पाते तभी अंश ने जोर से कहा, हीर बाहर आओ। हीर जो अपनी माँ के साथ उनके रूम में थी, उसने कसकर अपनी माँ को पकड़ लिया और उनके सीने से लगते हुए कहा, माँ मुझे वहाँ नहीं जाना, प्लीज उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए ना। सुधा जी ने भी अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया और उसके बाल सहलाते हुए कहा, हीर डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ, वह कुछ नहीं कर पाएगा। अंश ने जब देखा कि हीर उसकी आवाज सुनकर नहीं आई है तो उसने एक बार फिर से जोर से आवाज दी, हीर बेबी, बिना किसी जिद के बाहर आ जाओ, वरना आगे तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अंदर हीर की हालत बहुत खराब हो रही थी। वही अजय जी को अंश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस बार वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और अंश पर चिल्लाते हुए बोले, मैंने आपको एक बार कहा कि यहाँ से जाए तो मतलब जाए। अजय जी का ये चिल्लाना देखकर अंश गुस्से से सोफे से खड़ा और अपनी कमर में लगी हुई गन को निकालकर अजय जी के सिर पर तान दी और कहा, मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ तो आप अपनी हदें भूल रहे हैं, भूलिए मत। अंश खुराना के सामने खड़े हैं आप। अंश खुराना आपको चींटी की तरह मसलने का दम रखता है, अब चुपचाप अपनी बेटी को बाहर बुलाओ। अजय जी ने भी बिना डरे कहा, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं बुलाऊंगा, उसे मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आने दूंगा। अजय जी की बात सुनकर अंश के फेस पर अब एक खतरनाक वाली स्माइल आ गई। वह 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, तो मतलब आपको मरने का डर नहीं है? कोई बात नहीं, लेकिन किसी और के मरने का डर तो जरूर होगा। कहने के साथ ही अंश ने ऋषभ की बांह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपना एक हाथ उसके गले में डाल उसकी कनपटी पर बंदूक रखते हुए कहा, और इसके मरने का डर है कि नहीं? आपकी यह जरूरत से ज्यादा हिम्मत है ना आपके बेटे की जान लेकर मानेगी, और इतना तो आप मेरे बारे में जानते ही होंगे ना कि मैं कोई भी बात सिर्फ कहने के लिए नहीं करता हूँ, इसीलिए अब उससे चुपचाप अपनी बेटी को बाहर बुलाओ। एपिसोड 17। सबसे पहले मैं आपके कुछ डाउट क्लियर कर देती हूँ। जैसा कि स्टोरी का नाम है दीवानगी या टॉक्सिक लव, तो कई लोग इसे टॉक्सिक लव से कंपेयर कर रहे हैं, और आप में से ही कुछ रीडर्स को लग रहा है कि रणवीर और अंश खुराना का कैरेक्टर मिलता जुलता है। हाँ, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन दोनों ही कैरेक्टर अलग अलग है। आप ये भी कह सकते हैं कि अंश खुराना रणवीर से 2 कदम आगे ही है, चाहे वह जिद में हो, जुनून में हो, पागलपन में हो या फिर उसकी दीवानगी हो। रणवीर काफी हद तक अपनी फैमिली के लिए सॉफ्ट हार्टेड रहा है, भले ही वह पूरी दुनिया के लिए डेविल क्यों ना हो, लेकिन अंश खुराना अपनी मनमानी के आगे अपनी फैमिली की भी नहीं सुनता है। उसे आप अगर हार्टलेस कहे तो कहीं ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अंश खुराना किसी के भी इमोशन की परवाह नहीं करता है, और यह आपको आगे स्टोरी में पता चल ही जाएगा। तो प्लीज रणवीर और अंश खुराना के कैरेक्टर को आपस में कंपेयर ना करें, और बाकी आप सभी लोग इस स्टोरी को इतना पसंद कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं तो उसके लिए ढेर सारा प्यार। अजय जी ने भी बिना डरे कहा, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं बुलाऊंगा, उसे मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आने दूंगा। अजय जी की बात सुनकर अंश के फेस पर अब एक खतरनाक वाली स्माइल आ गई। वह 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, तो मतलब आपको मरने का डर नहीं है? कोई बात नहीं, लेकिन किसी और के मरने का डर तो जरूर होगा। कहने के साथ ही अंश ने ऋषभ की बांह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपना एक हाथ उसके गले में डाल उसकी कनपटी पर बंदूक रखते हुए कहा, और इसके मरने का डर है कि नहीं? आपकी यह जरूरत से ज्यादा हिम्मत है ना आपके बेटे की जान लेकर मानेगी, और इतना तो आप मेरे बारे में जानते ही होंगे ना कि मैं कोई भी बात सिर्फ कहने के लिए नहीं करता हूँ,
इसीलिए अब उससे चुपचाप अपनी बेटी को बाहर बुलाओ। अंश के ऐसा करने से अजय जी, जो अभी तक गुस्से में नजर आ रहे थे, अचानक ही उनकी आंखों में डर नजर आने लगा। उन्हें डर था कि अंश कहीं वाकई में उसके बेटे को मार न दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हीर को अंश के सामने आने देंगे। उन्होंने अंश को समझाते हुए कहा, देखिए मिस्टर खुराना, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। आप इस तरह मेरे ही घर में आकर हमें धमका नहीं सकते हैं। प्लीज आप यहाँ से चले जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। कहते हुए अजय जी ने अंश के सामने अपने हाथ जोड़ लिए, लेकिन अंश ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए हीर को पुकारते हुए कहा, हीर स्वीट हार्ट, जहाँ भी हो चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना अपने भाई को कभी देख नहीं पाओगी। हीर ने जब ये बात सुनी तो सुधा और हीर दोनों ही घबराए नजरों से दूसरे की तरफ देखने लगी। माँ रिशु, वो रिशु को कुछ कर तो नहीं देगा ना। अब सुधा को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि यहाँ उसके दोनों बच्चों बनाई थी। तभी अंश की आवाज एक बार फिर उन दोनों के कानों में आई, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम मेरे सामने नहीं आई तो गोली सीधा तुम्हारे भाई के भेजे में जाएगी। और अंश खुराना कोई भी बात सिर्फ कहने के लिए नहीं करता है, वह कर भी देता है। इधर अजय जी की दिल की धड़कनें डर से बढ़ी हुई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वही अंदर हीर और सुधा की भी हालत बहुत खराब हो रही थी। वही अंश काउंटिंग किए जा रहा था, 2, 3, 3 कहने के साथ ही एक फायर हुआ। अजय जी शॉक्ड होकर सामने देख रहे थे। वही हीर और सुधा दोनों ही रूम से बाहर भागी। जैसे ही वह दोनों बाहर आई तो देखा कि अंश ने हवा में फायर किया था। ऋषभ ने डर से कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी। ऋषभ सही सलामत देखकर हीर ने एक चैन की सांस ली और वही सुधा ने भागकर जल्दी अपने बेटे को गले से लगा लिया और फिर उसके गालों को छूते हुए बोली, तू ठीक तो है ना रिशु, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना। हीर भी आकर जल्दी से अपने भाई से बोली, रिशु इसने कुछ किया तो नहीं ना तुझे, तू ठीक है ना। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ। तभी अंश ने हीर की बांह पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। अंश के ऐसे खींचने से हीर के मुंह से एक चीख निकल गई। सुधा घबराते हुए बोली, छोड़ो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। वही हीर भी अपनी बांह अंश की मजबूत पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी अंश ने उसकी बांह को काफी मजबूती से पड़ा हुआ था। वही अजय जी ने अंश से कहा, देखिए मिस्टर खुराना, आप ये सही नहीं कर रहे हैं, प्लीज छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। अंश ने एक नज़र हीर की तरफ देखा जो रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर तिरछी स्माइल के साथ अजय जी से कहा, अगर आज आप मेरे ऑफिस में आकर मुझे ऐसी धमकी देकर नहीं जाते ना, तो मैं ये हरकत कभी नहीं करता, पर ऐसा करने के लिए मुझे आपने ही मजबूर किया है। फिर सार्कास्टिक वे में बोला, फिलहाल मैं हीर को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जा रहा हूँ, क्योंकि क्या कहा था आपने कि आपकी बेटी बहुत डर गई है, तो सोच रहा हूँ इसका डर थोड़ा सा और बढ़ा दूँ। कहकर अंश हीर को खींचते हुए अपने साथ दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। हीर रोते हुए बोली, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। माँ पापा, मुझे नहीं जाना इनके साथ। वही अजय जी, ऋषभ और सुधा जी अपनी बेटी को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, अंश ने बिना पीछे मुड़े एक फायर और हवा में कर दिया, जिससे तीनों के तीनों वही जम से गए। अंश ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना तुम्हारी बेटी की शक्ल सारी जिंदगी तुम्हें देखने नहीं दूंगा, और डोंट वरी, जैसी लेकर जा रहा हूँ वैसे ही छोड़कर जाऊंगा। फिर हीर की तरफ देखते हुए, क्योंकि अब यह मेरी अमानत है आप लोगों के पास, कहकर अंश हीर को लेकर बाहर चला गया। वही सुधा एकदम ब्लैंक होकर घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई। वो मेरी बच्ची को ले गया, वो राक्षस मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को ले गया। अजय जी, वो हीर को कुछ करेगा तो नहीं ना, प्लीज कुछ करिए, प्लीज मेरी बच्ची मुझे ला कर दीजिए। अंश हीर को लेकर अपनी गाड़ी के पास आया और फ्रंट सीट का डोर ओपन कर उसे लगभग अंदर धकेल ही दिया और डोर बंद कर दूसरी साइड से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हीर रोते हुए डोर खोलने की कोशिश कर रही थी, मुझे जाने दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं जाना, माँ पापा प्लीज मुझे बचाए। पर हीर की आंसुओं का और उसके गिड़गिड़ाने का अंश पर कोई असर नहीं हो रहा था। अंश ने एक नज़र हीर की तरफ देखा और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। ऋषभ अपनी माँ को चुप करा रहा था, माँ प्लीज आप रोए मत, कुछ नहीं होगा दी को। फिर अपने पापा से, पापा प्लीज आप पुलिस के पास जाए, पर मेरी दी को वापस लेकर आइए। अजय जी बिल्कुल एकदम ब्लैंक खड़े हुए थे। वह धम्म से जाकर सोफे पर बैठ गए और उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें जिस बात का डर था आखिर वही हो रहा था। उनका दिमाग इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि वह क्या करें। तभी वह सोफे से खड़े हुए और बाहर की तरफ जाने लगे। सुधा ने उन्हें रोकते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? ऋषु सही कह रहा है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तो अजय जी ने पीछे मुड़कर सुधा जी से कहा, अंश खुराना का पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है।
अगर उसे कोई रोक सकता है तो सिर्फ एक ही इंसान और वह है खुद उसका बाप, और मैं उनसे ही मिलने के लिए जा रहा हूँ, कहकर अजय जी बाहर चले गए। ऋषभ ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी पापा के साथ जा रहा हूँ। तो सुधा ने कहा, नहीं ऋषु तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। खुराना मेंशन। राजवीर जी गुस्से से तमतमाए हुए खड़े हुए थे, वही स्वर्णा अपना सिर पकड़े सोफे पर बैठी हुई थी और अजय जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए गिड़गिड़ा रहे थे, प्लीज मिस्टर खुराना, मेरी बच्ची को वापस ला दीजिए, आपका बेटा उसे जबरदस्ती हमारे घर से लेकर गया है। आप भी एक बेटी के बाप हैं, आप एक बाप का दिल के दर्द को और डर को समझ सकते हैं। हम आपके जैसे पैसे वाले और पावरफुल नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के लिए हमारी इज्जत ही सब कुछ है, प्लीज समझिए मेरी बात को। राजवीर को अपने बेटे की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जानता था उसका बेटा कैसा है और कितना जिद्दी है। स्वर्णा और राजवीर दोनों को ही समझ आने लगा था कि आखिर अंश शादी के लिए इतनी आनाकानी क्यों कर रहा है। राजवीर जी ने एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत किया और फिर पलटकर अजय जी की तरफ देखा और फिर उनके जुड़े उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए अजय जी, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, मैं खुद सही सलामत आपकी बेटी को आपके घर पहुंचाऊंगा, आप प्लीज संभालिए खुद को। इस वक्त अजय जी एक थके हुए और हारे हुए बाप की तरह लग रहे थे, जो अपने बच्चों की रक्षा भी ना कर सके। उन्होंने एक उम्मीद भरी नजरों से राजवीर जी की तरफ देखा और थके हुए कदमों से बाहर चले गए। वही राजवीर जी जिन्होंने कुछ देर के लिए खुद को शांत किया था, अब गुस्से से स्वर्णा पर चिल्लाते हुए बोले, देख लिया आपने लाल के कारनामे, इसीलिए कहा था स्वर्णा उसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ, वह शुरू से ही ऐसे ही रहा है। मैं कहता था ना कि जरूर कोई बात है, तभी लिए सिंघानिया की बेटी से शादी करने के लिए आनाकानी कर रहा है। स्वर्णा जो अपना सिर पकड़े हुए परेशान हालत में सोफे पर बैठी हुई थी, वह खड़ी होते हुए बोली, राजवीर, मुझे भी नहीं पता था कि अंश के दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर वह किसी लड़की को पसंद करता भी था तो हमें बताना था ना, हम खुद इज्जत से उस लड़की से इसका रिश्ता करवाते, उसकी शादी करवाने की बात करते ना, पर इस तरह से उसे क्या जरूरत थी उस लड़की को उसके घर से ही किडनैप करने की। बल्कि मैंने कई बार पूछा भी था कि अगर उससे कोई पसंद है तो वह पहले ही बता दे, पर उसने कुछ भी नहीं कहा, तभी तो हमने निशा से उसका रिश्ता तय किया था। ये लड़का कब क्या करता है कुछ समझ नहीं आता। अब राजवीर जी ने कहा, पर अब मुझे क्या करना है यह मुझे अच्छी समझ में आ गया है। अंश को अपनी हदों में बांधना मैं अच्छे से जानता हूँ और मैं ऐसा करके रहूंगा। फिर कुछ देर रुककर, शिवांश कहाँ है? स्वर्णा जी ने कहा, शिवांश अभी तक घर नहीं लौटा है। तो अजय जी ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, यह मेरे दोनों बच्चे ना अपनी मनमानियां बहुत करते हैं। एक है जो पता नहीं बाहर क्या क्या करता फिरता है, और दूसरा कब घर में आ रहा है कब जा रहा है इसका कुछ पता ही नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।